नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत एक दोआब में कर वृद्धि व उसके राजस्व से संबंधित सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसने प्रशासन में सुधार करने के लिए कुछ नवीन योजनाओं का प्रारंभ किया और ये योजनाएं अथवा इन योजनाओं में से कुछ योजनाएं समय से आगे की भी थी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की कुल 6 योजनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से 5 प्रसिद्ध हैं: दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान। इसके अलावा उसने जिस छठी योजना का वर्णन किया है वो है सेना का निर्माण, और उस योजना को इनके साथ शामिल किया जाता है खुरासान अभियान से संबंधित। तो उसने कुल मिला के अपनी बुक में 6 का वर्णन किया है, लेकिन प्रसिद्ध और अधिकांश विद्वान उसको 5 में काउंट करते हैं। आज हम उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधार तथा दोआब में राजस्व वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन पर बैठने के पश्चात कुछ राजस्व संबंधी सुधार किए, जिसमें उसने सूबों की अर्थात प्रांतों की आय तथा व्यय और लगान का हिसाब किताब रखने के लिए एक रजिस्टर का विकास किया, जिसे हाशम ए बहीलास्त कहा जाता था। सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने सूबों का हिसाब भेजने का उसने आदेश दिया। तो पहला उसका महत्वपूर्ण काम था एक नवीन रजिस्टर का निर्धारण करवाना। दूसरा, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद ने मुक्ता अर्थात इक्ता का प्रधान से राजस्व वसूली का अधिकार लेकर वली उल खराज नामक अधिकारी को दिया, जिसकी नियुक्ति सर्वप्रथम उसी ने ही की थी। आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध सूफी संत शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज नियुक्त किया था। इसके अलावा तुगलक ने लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक नवीन पदाधिकारी की नियुक्ति की, जिसे शताधिकारी कहा जाता था। इसके नाम से स्पष्ट है, शता यानी शतक, 100 कि 100 गांवों के लगान वसूल करने वाले अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने वाला। अर्थात 100 गांव से जो कर्मचारी लगान वसूल करते थे, उन कर्मचारियों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया शताधिकारी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व वसूली को ठेके पर अर्थात इजारेदारी प्रथा पर देना प्रारंभ किया था। ये कुछ उसके आरंभ के राजस्व सुधार थे। अब हम पढ़ेंगे दोआब में कर वृद्धि। आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व संबंधी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार था दोआब में कर वृद्धि। अब नेचुरल हमारे दिमाग में ये प्रश्न पैदा होता है कि उसने कर वृद्धि का निर्णय क्यों लिया। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि मोहम्मद बिन तुगलक को मजबूर होकर दोआब में कर वृद्धि करना पड़ा। पहला कारण है सरकारी आय को बढ़ाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजसिंहासन प्राप्त करने के पश्चात काफ़ी मात्रा में पैसा बहाया था तथा सरकारी खजाने को भरने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इसके अलावा
दोआब एक उपजाऊ प्रदेश था तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी यहाँ पर कर वृद्धि के द्वारा राजस्व प्राप्ति की गई थी। इसलिए दोआब में कर वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण था सरकारी आय को, सरकारी राजस्व को बढ़ाना। इस कारण के अलावा जो तत्कालीन व बाद के इतिहासकार हैं उन्होंने भी कुछ अलग अलग कारणों का वर्णन किया है। जैसे बदायूं कहता है कि यह कर दोआब की विद्रोही हिंदू प्रजा को दंड देने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए लगाया गया था। मेहंदी हुसैन का कहना है कि सुल्तान को बाध्य होकर भूमि कर बढ़ाना पड़ा क्योंकि खुरासान की विजय के लिए संगठित सेना जो कि बड़ी संख्या में थी उसको समाप्त कर देने के कारण किसानों की संख्या बढ़ गई थी। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार भूमि कर में वृद्धि नवीन योजनाओं, विशेष रूप से कज़राइल के आक्रमण के लिए धन संचित करने के लिए की गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोआब में कर वृद्धि के बारे में इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। फिर आगे है दोआब में कर वृद्धि। अब उसने कर वृद्धि का निर्णय तो ले लिया, लेकिन इस कर में वृद्धि कितनी करे इसके बारे में, या उसने कर में कितनी वृद्धि की, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी ने आलंकारिक भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जिसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में 10 से 20 गुना वृद्धि कर दी, किंतु व्यवहारिक रूप से इतनी वृद्धि संभव नहीं लगती। दूसरी ओर फरिश्ता का कहना है कि उसने 3 से 4 गुना वृद्धि की। दूसरी तरफ आधुनिक इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव का मानना है कि सुल्तान अपनी आय में 5 से 10% तक वृद्धि करना चाहता था। और छात्र ध्यान देंगे, डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार वह भूमि कर नहीं बल्कि मकानों, चारागाहों आदि पर कर बढ़ाकर राजस्व प्राप्त करना चाहता था। आधुनिक इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि वह किसानों से उनकी पैदावार का 50% लेता था। यह कोई नई बात नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी भी 50% भू राजस्व प्राप्त करता था। इसके अलावा उसने कुछ नए कर लगाए तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रचलित चराई कर व घरी कर यानी गृह कर को उसने सख्ती से दोबारा वसूल करना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दोआब में कर वृद्धि कर दी तो उसी वर्ष वहाँ पर अकाल पड़ गया, जिस कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। यह अकाल लगभग 7 वर्ष तक चला। भू राजस्व अधिकारियों ने निश्चित राशि को निर्दयतापूर्वक वसूलना शुरू किया, जिसके कारण एक तो अकाल और दूसरा भू राजस्व अधिकारियों के निर्दयता से किसानों ने अपनी खड़ी फसलों में आग लगा दी और खेती करना छोड़ दिया। शक्तिशाली जमींदारों ने भी लगान देने से इनकार कर दिया तथा किसानों ने विद्रोह करते हुए राजस्व अधिकारियों व सैनिकों की हत्या करनी शुरू कर दी। इससे पूरे दोआब क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को इसके बारे में सूचना मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबाया। एक इतिहासकार के अनुसार उसने गरीब हिंदुओं को जंगली जानवरों की तरह चुन चुन कर मरवाया। इसलिए कई इतिहासकार उसे नृशंस व रक्त पिपासु सुल्तान भी कहते हैं। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई, तो
उसने लोगों की सहायता करने का भी प्रयास किया। वह ये याद रखेंगे छात्र कि वह खुद अपनी राजधानी कन्नौज के पास स्थित स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर ले गया और वहाँ पर वह 2 वर्ष तक रहा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए तथा उससे निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खोले। अवध, जहां अकाल का प्रभाव नहीं था, खाद्यान्न मंगवाए तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सर्वप्रथम एक अकाल संहिता का निर्माण किया गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि में सुधार करने के लिए एक और प्रयोग किया। उसने एक नवीन विभाग की स्थापना की, दीवाने अमीर कोही। यह विभाग कृषि से संबंधित था तथा इस विभाग का प्रमुख अमीर कोही होता था। इसके अंतर्गत अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि मंत्री को 30x30 कोस चौड़ी अथवा 75 किलोमीटर इंटू 75 किलोमीटर भूमि प्रदान की, जबकि श्रीवास्तव के अनुसार इसका आकार 60 वर्ग मील क्षेत्र था। तो 3 आंकड़े मिलते हैं, 30x30 कोस, 75x75 किलोमीटर तथा श्रीवास्तव के अनुसार 60 वर्ग। यह एक प्रकार का राजकीय कृषि फार्म था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को सफल बनाने के लिए 3 वर्ष में लोगों को कुएं खोदने, बीज, हल आदि के लिए सौंदर्य अथवा तकावी ऋणों के रूप में लगभग 70 लाख टका व्यय किए। यद्यपि बाद में एक इतिहासकार यह राशि 2 करोड़ टका भी बताते हैं। इसके अलावा उसने कृषि उत्पादन के तरीकों में भी बदलाव किया। उसने फसल सस्यावर्तन पद्धति लागू की। फसल सस्यावर्तन का मतलब है कि फसलों को बदल बदल कर बोना। बर्नी ने लिखा है कि जौ के बदले गेहूं, गेहूं के बदले गन्ना, गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लगाया जाता था। इस प्रकार इस विभाग द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार का प्रयास किया, किंतु जिस प्रकार दोआब योजना या दोआब में कर वृद्धि विफल रही थी, उसी प्रकार यह योजना भी असफल रही तथा 3 वर्ष के पश्चात उसने इस योजना को त्याग दिया। इस योजना की असफलता के कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारण है सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राशि किसानों के हित के लिए जारी की थी, उस राशि को भ्रष्ट कर्मचारी स्वयं ही खा गए तथा किसानों तक उसका पूर्ण हिस्सा या उनका जो उचित भाग था वो उन तक नहीं पहुंचा। दूसरा, किसानों में भी इस योजना के प्रति अधिक उत्साह नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो अधिकांश भाग सुल्तान ले जाएगा। तीसरा ये कारण माना जाता है कि भूमि का अच्छा न होना, अर्थात इस प्रयोग हेतु जिस भूमि का चयन किया गया था वह भूमि पथरीली व बंजर थी। और चौथा कारण माना जाता है समय की कमी, कि 3 वर्ष का समय इस योजना के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार विभिन्न कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप यह योजना असफल रही। अब अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधी सुधारों का मूल्यांकन करने पर हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक आधार पर दोआब में राजस्व कर बढ़ाना अनुचित नहीं था। इसे राजनीतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से भी अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से कर वृद्धि कर अत्यधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त किया था।
उसकी इन योजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण दो थे। एक तो प्रकृति और दूसरा उसके कर्मचारियों का भ्रष्टाचार। यद्यपि सुल्तान होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता और योजना को सफल बनाता, किंतु इस योजना के आधार पर जिन इतिहासकारों ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक का मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है अथवा उसके पागलपन का प्रमाण कहा है, उसे सही नहीं कहा जा सकता। इस योजना के कारण साम्राज्य को आर्थिक हानि भी हुई, सम्राट की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा तथा अमीरों को भी विरोध करने और जनता को विद्रोह करने का अवसर मिला। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी की सांकेतिक मुद्रा प्रचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।